बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से है। इससे पहले आपको याद होगा हमने एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने देखा था कि कोई शख्स 2014 के अंदर रजिस्टर्ड हुआ और उसने अपना फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल किया और उसके बाद से वो अपना यानी कि लॉगिन वगैरह कभी उसने एफबीआर पे नहीं किया और अपना कोई भी रिटर्न सबमिट नहीं किया उसके बाद। तो आज के इसी एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे कि अगर कोई शख्स 2014 में जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया और अपना रिटर्न फाइल करवाया और उसके बाद कोई अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो एफबीआर की तरफ से उनको कुछ नोटिस भी आए। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन से एक नोटिस इनको आए हुए हैं 2016, 17, 19, 21, 20। तो वो अपना रिटर्न कैसे दोबारा से अपने एफबीआर के अंदर कैसे एक्टिव होगा, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इनके रिटर्न फाइल कराएंगे, हम इनके रिटर्न पिछले 2 सालों के फाइल करेंगे क्योंकि इससे पहले जो है इनके पास ना कोई डेटा है, कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली 2014 में रजिस्टर्ड हुए थे और उसके बाद इन्होंने स्किप कर दिया, कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। और इसको हम क्या कहते हैं दोबारा से एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर लाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले जो हमारे पास जो है रिटर्न ये एक नोटिस आया हुआ है। अगर देखें ये है डिक्लेरेशन, इनबॉक्स के अंदर आए डिक्लेरेशन के अंदर। ठीक है, इससे पहले कंप्लीट टास्क देख लेते हैं। डिक्लेरेशन एक डिक्लेरेशन इन्होंने की हुई है, वो जो है 2014 में इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया था। उसके बाद 2014 के बाद इन्होंने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। तो उसके बाद जो डिपार्टमेंट की तरफ से इनको जो नोटिस आए हैं वो क्या कहते हैं इनबॉक्स के अंदर है। इनबॉक्स में आएंगे तो देखें डिक्लेरेशन में आने के बाद तकरीबन 6 साल के इनको नोटिस आए हुए हैं। तो ड्यूरिंग दी पीरियड इस ड्यूरिंग दी ईयर्स जो भी है इनको बीच में ये जॉब वगैरह स्किप कर चुके थे और कोई जॉब वगैरह कर रहे नहीं थे। तो दोबारा से इन्होंने ज्वाइन किया है और क्या कह रहे हैं इनकी एक्टिविटी दोबारा से अब क्या कहते हैं टैक्स पेयर के अंदर आना चाह रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो ये है 2020, हम इनके 2 साल के रिटर्न फाइल करेंगे। तो 114(4) का इनको नोटिस आया हुआ था, तो इस पे हम क्लिक करते हैं और रिप्लाई के अंदर आके हम क्या करते हैं 114(4) रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स पे आके हम इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो है फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम इनका डेटा पुट करने जा रहे हैं। पे या वेजेस जो भी है, ये जो सैलरीज वगैरह है इधर हम लिख लेते हैं। तो इनकी जो टोटल सैलरी थी वो थी 11,53,370। ठीक है, इसमें जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो है 76,884। तो इसको आके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हमने इनका क्या कहते हैं सैलरी वाला पोर्शन हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर और कंप्यूटेशन पे आते हैं। तो उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनी है, ये इनकी टैक्स लायबिलिटी बनी है जो कैलकुलेट कर ली गई है। ये देखें 10,76,486 के ऊपर 23,424। तो इनका जो टैक्स ये है, तो इस पे आके हम एडजस्टेबल टैक्स के अंदर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 149 के अंदर हम टैक्स मेंशन कर देंगे जो इनका डिडक्ट हुआ है। तो इतनी ही अमाउंट का इनका टैक्स डिडक्ट हुआ था 23,824 और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। फर्दर इनका कोई टैक्स नहीं है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया और दोबारा हम आ जाते हैं जगह पे आके देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। कुछ भी नहीं है तो कंप्यूटेशन पे दोबारा आते हैं। दोबारा आने के बाद हम इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये देखें ये आ गई डिमांड विद होल्डिंग इनकम टैक्स, ये 23,824। तो कुछ भी इनका
निकलता नहीं है टैक्स। ठीक है, ये आने के बाद हम आ जाते हैं इनकी वेल्थ पे। ये देखिए सिंपल रिटर्न है, सैलरी पर्सन है, इनकी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो हम पर्सनल एक्सपेंस पे आते हैं। तो जो इनके पर्सनल एक्सपेंस हैं, यहाँ पे आके हम इनके पर्सनल एक्सपेंस लिख देते हैं 631,461, 631,461। ठीक है, इसको आके हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर दिया दोबारा से, और ये हमने पर्सनल एक्सपेंस इनके मेंशन कर दिए। दोबारा आते हैं हम इधर, यहाँ आने के बाद हम सबसे पहले जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट वगैरह जो भी अगर इनका देखते हैं बैंक बैलेंस क्या है, इस जगह पे आके हम लिख देते हैं लिख देते हैं MBS। ओके, ये हमें ये आ गया। और इस जगह पे हम इनका 30 जून 2020 का जो बैलेंस है वो हम मेंशन कर देंगे। कितना है? 1790। ये इनका 30 जून 2020 का बैलेंस है। और इसके अलावा इनके पास जो है हाउस इफेक्ट के अंदर जो है इनके पास जो अमाउंट आ रहा है वो तकरीबन 2 लाख रुपए है। और पर्सनल आइटम के अंदर, बल्कि इस जगह पे इनकी ये ज्वेलरी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है। इस जगह पे अमाउंट आ जाएगी इनकी तकरीबन ये वाली, सही है। और बल्कि ये वैल्यू है। और कैश इन हैंड में इनके पास जो है तकरीबन ये अमाउंट है 9 लाख रुपए है। यह अमाउंट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया, और हम आ जाते हैं दोबारा रिकन्सिलेशन पर। कैलकुलेट, ये जो है इनका प्रीवियस ईयर के अंदर 1703,705, ये कैलकुलेट कर देंगे। ये आउटफ्लो में आ गया। और इनकम टैक्स एज पर रिटर्न है नॉर्मल टैक्स। और इस जगह पे हम इनकी सैलरी पुट कर देंगे, क्या थी इनकी सैलरी थी 1076,486, और एग्जम्प्टेड अमाउंट 176,76884। ये इनका एग्जम्प्टेड अमाउंट है। और जो टैक्स है
आउटफ्लो के अंदर वो अदर के अंदर मेंशन कर देंगे। कितना था? 23,824 का इधर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 23,824। ये देखें मैच हो गया, हर चीज़ मैच हो गई, आपने देख लिया। तो जस्ट सिंपल है, ये हमने एक इनका रिटर्न कर दिया है और इसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं ताकि देख लें कोई मिस्टेक तो कहीं नहीं की। इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, ये इनका रिटर्न आ गया है। ठीक है, तो ये हमने अपना रिटर्न क्या कहते हैं, रिटर्न बना लिया है, चेक भी कर लिया है और सारी चीज़ें देख ली हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव। ठीक है, और सबमिट मार देते हैं। तो पहला रिटर्न तो हमारा ओके हो गया। देखिए एक बार दोबारा से देख ही लेते हैं, हम दोबारा इसको सबमिट मारने से पहले दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। ये है टैक्स चार्जेबल है, नेट एसेट आ गए और ये देखें, ये वेल्थ स्टेटमेंट है, ये ज़ीरो है और रिकन्सिलेशन अमाउंट कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो ओके है। तो इसको हम रिटर्न क्या कहते हैं, अपने रिटर्न को सबमिट मार देते हैं। सारी चीज़ें ओके हैं, तो इसको सेव किया हमने पहले, सेव करने के बाद हमने सबमिट कर दिया। बल्कि एक वेरिफिकेशन पे है, वेरिफिकेशन पे आके हमने जो है इसकी पिन इसको हमने वेरीफाइड करना है और कोड हमने वो कर दिया है। और इधर आगे रेसिडेंशियल लिख देना है, ये कर दिया, वेरिफिकेशन कर दी। ठीक है, तो सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। दोबारा डेटा पे आते हैं, सेव किया दोबारा से, सेव और इसको अब कर देते हैं सबमिट। ये देखें 2020 का रिटर्न हमने सबमिट कर दिया है। हम आ जाते हैं दोबारा आउटबॉक्स के इनबॉक्स के अंदर। इनबॉक्स में आने के बाद हम डिक्लेरेशन पे दोबारा आएंगे। डिक्लेरेशन पे आने के बाद ये है टैक्स ईयर 2021 से हम रिप्लाई पे जाएंगे। रिप्लाई पे जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। हम प्रीवियस रिकॉर्ड को सामने ले आते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया। तो सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं कि इसकी करंट ईयर की टैक्स ईयर 2022 की सैलरी क्या है। तो हम वो सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे। ये है 1,236,000 ये टोटल सैलरी है और एग्जम्प्टेड अमाउंट इसमें कितना है 82,392 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर ली। हम आ जाते हैं दोबारा टैक्स चार्जेबल में। टैक्स चार्जेबल में आने के बाद हम कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू यहाँ पे जो है
123600, सॉरी, तो ये पुरानी यानी कि टैक्स ईयर 20 का डेटा आ गया, तो इधर 12 दोबारा से लिख देते हैं 123600 और बैक स्पेस करते हैं इसको और एग्जम्प्टेड अमाउंट लिखते हैं 82392 और इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट कर दिया दोबारा से। कैलकुलेट करने के बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर आने के बाद दोबारा से कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये हमने कैलकुलेट कर दिया तो इसका जो टैक्स बना 27,680 का टैक्स आ रहा है। तो नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे 23 आ रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर ये मेंशन किया हुआ था वहाँ पे, तो हमने जब इम्पोर्ट किया तो सारा डेटा पिछले ईयर का इसमें पेश कर दिया। तो हम ये क्या करेंगे, 3,000 रुपये देखें लाइबिलिटी निकली है, जबकि टैक्स ईयर 2021 का सारा टैक्स हमने पे हुआ है। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो 27,680 इधर लिख के हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट कर दिया। हम दोबारा कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं इसको दोबारा से। कैलकुलेट करने के बाद हम नीचे आते हैं, देखिए 27 माइनस कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं निकल रही। इसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा अपनी वेल्थ पे। कंप्यूटेशन भी क्लियर होगी, बाकी चीज़ें भी क्लियर होगी, इसके अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है, तो हम वेल्थ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम पर्सनल पे आते हैं। पर्सनल पे आके हम इनके करंट ईयर के एक्सपेंस लिख लेते हैं कि करंट ईयर के कितने एक्सपेंस हैं इनके। तो इनके जो करंट ईयर के एक्सपेंस हैं वो 638,380 है और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हम पर्सनल एक्सपेंस के पुट कर दिए। पर्सनल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो पर्सनल एसेट्स पे आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका बैंक बैलेंस कितना है। बैक स्पेस कर देते हैं 9601, ये बैंक के अंदर है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये अपडेट हो गया और एज इज बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं 2 लाख। और कैश के अंदर अमाउंट इंक्रीज हुई है तो 1462129। ये लिखने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने कैलकुलेट कर दिया और ये अमाउंट हो गया 2771730। ठीक है, ये भी हो गया। तो हम आ जाते हैं दोबारा रिकन्सिलेशन। रिकन्सिलेशन पे आके सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट प्रीवियस ईयर का जो हमारा अमाउंट था वो लिखेंगे। वो ऑलरेडी आ रहा है, क्या है 2201,790। ये हमारा प्रीवियस ईयर का था, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। और करंट ईयर की हम सैलरी इधर मेंशन करेंगे। करंट ईयर की कितनी सैलरी थी, तो टैक्सेबल सैलरी थी 11,53,608। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक मिनट, कंप्यूटेशन पे आते हैं। ये देखें 11,53,12 है और ये इसकी टोटल सैलरी है। ये है नॉर्मल, ये टैक्सेबल सैलरी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से भी आके देख सकते हैं। और कैंसिलेशन पे दोबारा आते हैं तो 11,53,608 और सेकंड वैल्यू जो है वो है 82,392। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 27,000 का फर्क आएगा। देखें 27,680। जो इनका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम यहाँ के मेंशन कर देंगे 27,680। हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेट करने के बाद वेरिफिकेशन पे आते हैं। हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। ये वेरीफाई भी हो गया। एट्रीब्यूट पे आते हैं, इधर क्लिक करते हैं, रेसिडेंशियल लिखते हैं और सेव करते हैं और प्रिंट निकाल लेते हैं। ये देखें, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। ये इनका टैक्स ईयर 21 का भी रिटर्न हमने फाइल कर दिया। ठीक है,
ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ आके आप सिर्फ ये चेक कर लें कि ये देखें, सॉरी, ये देखें, कैंसलेशन अमाउंट सारी क्रॉस टैली हुआ हुआ सब चीज़ें ये ऑलरेडी एक्सेल पे हमने बनाई हुई थी पहले, क्रॉस टैली हमने ऑलरेडी की हुई है। तो आपको जस्ट बताने के लिए कि जस्ट इतना सिंपल है अपना रिटर्न फाइल करना। तो ये भी हो गया, तो इसको हम फाइल कर देते हैं, सेव, सबमिट। देखें कंप्लीट टास्क में आ जाते हैं। 20 और 21 देखिए इनका रिटर्न फाइल हो गया। हम 20 ईयर, टैक्स ईयर 20 पे आने के लिए हम एनटीएस पे आते हैं और चेक कर लेते हैं इनकी कि ये क्या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आएंगे कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, एफ बी आर लिखने के बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे आने के बाद देखिए आ गया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सीएनईसी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सीएनईसी नंबर मेंशन कर देते हैं हम। और डेट मेंशन कर देते हैं आज की, और कोड लिख देते हैं UK6FS, ठीक है, और इसको वेरीफाई कर देते हैं। देखें ये क्या आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है। ये देखें कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का चालान कैसे बनाएंगे, क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, सिर्फ उसको देखा था पर जनरेट नहीं किया था। आज के टॉपिक में हम इसको जनरेट करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता चलूँ, काफ़ी सारे लोगों को ये इशू आ रहा है कि हमने टैक्स ईयर 20 का चालान बनाना है एटीएल का या टैक्स ईयर 21 का। देखें इसमें दो पॉइंट हैं, वो एक चीज़ क्लियर कर लें। देखिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, और ये जो है हर साल जो लिस्ट अपडेट होती है वो होती है 1 मार्च 2022, न्यू साल। अब जैसे 2022 में फर्स्ट टाइम रिटर्न अपना फाइल करेंगे तो 2023 में जाके मार्च के अंदर उनका रिटर्न जो है फर्स्ट टाइम जिन्होंने एक साल का ही रिटर्न फाइल किया होगा तो वो एक्टिव होगी। तो इसी तरह अभी जो हम एटीएल का चालान जो बनेगा वो बनेगा टैक्स ईयर 21 का, क्योंकि 20 का तो बन नहीं सकता। फर्स्ट मार्च 2022 को टैक्स ईयर 21 की लिस्ट अपडेट हो चुकी है। तो हमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए जो चालान बनाना होगा वो टैक्स ईयर 21 का बनाना होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं कि चालान कैसे बनेगा। देखें सबसे पहले हम आ जाते हैं नेशनल सेल टैक्स पे ही क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें EFBR पे जाना है। तो EFBR पे ये देखें पेमेंट ऑफ सेल टैक्स लिखा हुआ है। देखें यहाँ में आने के बाद हमने जस्ट सिंपल ये करना है कि हमने ई पेमेंट पे आना है। ई पेमेंट में आने के बाद हमने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। एफबीआर पे लॉगिन हो, एफबीआर पे आगे एफबीआर की वेबसाइट EFBR पे आना है। आने के बाद हमने ई पेमेंट पे आना है। ई पेमेंट में आने के बाद हमने आना है इनकम टैक्स पे। तो इनकम टैक्स पे क्लिक कर देते हैं। ये हमने इनकम टैक्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है हम साल जो है टैक्स ईयर 21 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एनटीएन है तो एनटीएन मेंशन कर दीजिएगा, या सीएनईसी है तो सीएनईसी मेंशन कर दें। तो सीएनईसी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ये लिख दिया हमने सीएनईसी। ये देखिए नाम आ गया, और टैक्स ईयर 21 सीएनईसी नाम आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स पेमेंट नेचर क्या है, तो ये मिसलेनियस में जाएगा। हाँ, एमआईएस के अंदर जाएगा, मिसलेनियस है ये। और जो सेक्शन है टैक्स पेमेंट सेक्शन क्या होगा, तो सेक्शन ये है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के लिए बना रहे हैं। तो क्या है 182A सरचार्ज फॉर एटीएल, ये हमने इम्प्लीमेंट कर ये लिख दिया। देखें करेक्शन ऑफ PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज ओनली अलाउ फॉर टैक्स ईयर 2021। अगर आप कोशिश करेंगे 2020 की बनाने की तो वो नहीं बनेगा, सिर्फ टैक्स ईयर 21 को अलाउ किया गया है, और ये टैक्स ईयर 21 में ही ये चालान बनेगा, ठीक है। तो चले स्टार्ट नीचे चलते हैं। और ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, नाम वाम पोजीशन लिख लिया है। तो देखें जो इंडिविजुअल है उनके लिए 1000 रुपये, कंपनी क्या कहते हैं जो कंपनीज का है वो आई थिंक 10,000 रुपये है।
तो हम इंडिविजुअल का बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल का हम सबसे पहले इसको बैकस्पेस कर देते हैं। तो 1000 रुपये पेनल्टी है जो है एक्टिव टैक्स पेयर में आने के लिए है, ये हमने 1000 रुपये इधर लिख दिया। और ये क्या लिखा है, एडीसी पेमेंट है, यहाँ पे आके हम 1000 रुपये लिख लेते हैं। ठीक है, इधर भी लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे आके ईमेल और मोबाइल नंबर लिखना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हमने इधर सेव किया हुआ है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने ईमेल कॉपी की है और यहाँ पे आके हम ईमेल पेस्ट कर देते हैं। ये हमने ईमेल पेस्ट कर दी और यहाँ पे आके नंबर लिख लेते हैं। दोनों सेम एज इट इज़, जो आपने अपने आईआरएस के अंदर नंबर और ईमेल दिया होगा, आप वही यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। एडीसी पेमेंट है, ये क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं होती। तो हम क्रिएट पेमेंट पे आते हैं, क्रिएट करते हैं इसको। क्रिएट करने के बाद ये क्या कह रहा है, ऊपर भी आ जाते हैं कि ऊपर कुछ ऑप्शन दे रहा है, ताकि कुछ नहीं है। और नीचे जो रेड कलर का मार्क दे रहा है, इसको ऊपर पढ़ लें, एडीसी मेथड ऑफ पेमेंट हैज बीन compulsory of the corporate tax peer and payers and taxpayer can be pay it tax in all the bank and the branches by cash, check, pay order, ATM card and internet banking. ठीक है, ADC payment mode of the payment has been compulsory for the corporate taxpayer of the taxpayer can pay it the same as it is। ऊपर जो लाइन थी वही है। और ये क्या लिखा हुआ है, if any bank and branch is not willing to accept the ADC generate PRC, please send your complaint to the FBR helpline आंसर। और ये देखें, अगर आप कोई बैंक आपकी यानी कि किसी, ये जब से ये एडीसी पेमेंट आई है, हम किसी भी बैंक में जाके इजीली जाके इसको जमा करा सकते हैं। अगर कोई बैंक आपसे ये नहीं ले तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं एफबीआर पे। ठीक है, और नीचे जो है क्वेश्चन जो रेड है, प्लीज रिव्यू योर ई पेमेंट एंड डिटेल केयरफुली एंड क्लिक कंफर्म बटन फॉर कंफर्मेशन और क्लिक बैक टू बटन टू मेक चेंजेस। तो हम ओके है सारी चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं और कराची कराची, और इसको कर देते हैं प्रिंट। ये आ गया है प्रिंट हमारा, और इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं साथ ही, ATL चालान। ठीक है, और इसको हम यहाँ सेव कर देते हैं अपने पास। तो ये आप अपना चालान जमा करवाएंगे, चालान जमा करवाने के साथ ही विद इन 1 वीक के अंदर आप जो है ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये वैलिड कब तक है, इसमें देख लेते हैं कि ये जनवरी 9 अप्रैल। ठीक है, आज हमने बनाया है। और टैक्स ईयर 21 आ रहा है, देखें। ठीक है, तो ये हम किसी भी बैंक में जाके देंगे और कैश 1000 रुपये दे देंगे, और साथ ही हमारा जो है ये चालान जमा हो जाएगा। चालान जमा होने के बाद जो है 1 वीक के अंदर, क्योंकि जो ATL की लिस्ट है हर हफ्ते यानी कि पीर वाले दिन अपडेट होती है। तो ये अगर हम पीर को जमा करवाएंगे तो नेक्स्ट पीर को हम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।